वेलकम स्टूडेंट्स, कैसे हैं सभी। आपका अपने चैनल क्विक साइंस में बहुत बहुत वेलकम है। जैसा कि हम सीटेट साइंस पेपर 2 की तैयारी कर रहे हैं, जो आपका एग्ज़ाम होने वाला है अगस्त में, और उसी के रिगार्डिंग हम अपनी टॉपिक सीरीज़ देख रहे हैं, जिसमें हम सारे टॉपिक जो हैं अच्छे से कवर कर रहे हैं। और आज की क्लास में हम टॉपिक नंबर 14 जो है कवर करने वाले हैं, जिसका नाम है हीट, ऊष्मा, और उसी में साथ में हम टेम्परेचर, जो तापमान है, वो भी उसके साथ कवर होता है। तो जितने क्वेश्चन अब तक बने हैं वो सारे के सारे क्वेश्चन आज की क्लास में हम देखने वाले हैं। ये सीरीज़ आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर ये सीरीज़ आप देख कर जाते हैं तो आपको एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्प जो है वो होने वाली है, क्योंकि हम सारे क्वेश्चंस देख रहे हैं विद डिटेल में। आज हमारी ये क्लास 14 है और टॉपिक नंबर 14 है। ऐसे ही हमारी ये 20 क्लास होंगी, जिसमें हम 20 टॉपिक जो हैं सारे अच्छे से कवर करेंगे। तो ये सीरीज़ आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाली है। इसके अलावा अगर आपको साइंस के नोट चाहिए, 6, 7, 8 की कंप्लीट समरी, साथ में सारे प्रीवियस ईयर चाहिए लेटेस्ट 2023 तक के विद आंसर्स, तो वो आपको मिल जाएंगे। उसके रिगार्डिंग आपको मेरी व्हाट्सएप या मेल आईडी पर मैसेज करना होगा। 120 रुपीज़ की आपको पेमेंट करनी होगी और आपको जो नोट्स हैं वो मिल जाएंगे, ताकि जब लास्ट टाइम में आप पढ़ें जल्दी जल्दी तो उन नोट से रिवाइज कर लें और सारे क्वेश्चंस जो हैं, जो आंसर्स के साथ हैं, वो आप इजीली जल्दी जल्दी देख जाएं। क्योंकि ये बहुत अच्छा मौका है। इस बार पेपर ऑफलाइन है, आगे ऑफलाइन हो या ना हो, तो इस बार आपको अपना 100% देना होगा। चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं पहला क्वेश्चन जो सीटेट साइंस 2012 में बना। देखिए, टेम्परेचर थर्मामीटर रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो आपके हीट और टेम्परेचर वाले टॉपिक में ही कवर होते हैं। देखिए, टेम्परेचर क्या है, किसी भी सब्सटेंस का हॉटनेस और कोल्डनेस क्या बताती है, उसका तापमान बताती है, उसका टेम्परेचर बताती है। कोई सब्सटेंस कितना गर्म है, कितना ठंडा है, एनसीईआरटी में साफ साफ यही डेफिनेशन दी है। यही आपका टेम्परेचर है, तापमान है। हीट क्या है, हीट एक एनर्जी है जो ट्रांसफर के डिफरेंस से क्या होता है, एक जगह से दूसरी जगह क्या होती है, ट्रांसफ़र होती है। तो हीट जो ऊष्मा है वो एक प्रकार की एनर्जी है जो टेम्परेचर के डिफरेंस की वजह से एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतरण होती है, ट्रांसफ़र होती है। और ये जो ऊष्मा है, ये जो हीट है, इसका जो ट्रांसफ़र होता है, याद रखेंगे, वो हमेशा हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ होता है। जैसे एक जगह अगर 20 डिग्री टेम्परेचर है और एक जगह अगर 50 डिग्री टेम्परेचर है, तो हीट जो ऊष्मा का स्थानांतरण होगा वो इधर से इधर की तरफ होगा, मतलब हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ होता है। और ये ट्रांसफ़र हीट का, ऊष्मा का स्थानांतरण तब तक होता है जब तक दोनों क्या हो जाते हैं, इक्विलिब्रियम की स्टेट में नहीं आ जाते, मतलब दोनों का तापमान बराबर नहीं हो जाता। तो ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना होगा कि जो ऊष्मा है उसका जो ट्रांसफ़र होता है, स्थानांतरण होता है, वो हाई टेम्परेचर, उच्च ताप से निम्न ताप की तरफ जो है वो ट्रांसफ़र होता है। और जो हीट होती है, जो ऊष्मा होती है, वो 3 तरीके से ट्रांसफ़र जो है, उसके जो संचरण के तरीके हैं, मोड ऑफ ट्रांसफ़र हैं, वो 3 तरीके के हमको बता रखे हैं, वो हम आगे देखेंगे। देखिए, इसी में टेम्परेचर जब हम पढ़ेंगे तो वहाँ पर थर्मामीटर हम एनसीईआरटी में पढ़ते हैं, और एनसीईआरटी में 2 तरह के थर्मामीटर का जिक्र हुआ है। एक है आपका क्लिनिकल थर्मामीटर, जिसमें क्या होता है, आपका बुखार वगैरह नापने के लिए होता है, और एक होता है आपका लेबोरेटरी, जो लैब वगैरह में यूज़ होता है। तो 2 तरह के थर्मामीटर हैं। पहली बात तो याद रखेंगे क्लिनिकल थर्मामीटर, जिसकी रेंज जो होती है, याद रखेंगे, 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस होती है। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे, क्लिनिकल थर्मामीटर की जो रेंज होती है, इससे 2 बार क्वेश्चन बन चुका है, वो 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस होती है। जबकि जो लेबोरेटरी थर्मामीटर होता है, जो उसकी रेंज होती है टेम्परेचर को मापने की, वो होती है -10 डिग्री से 110 डिग्री सेल्सियस तक। याद रखेंगे, दोनों की रेंज बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर इन्हीं को रिगार्डिंग करते हुए ये क्वेश्चन दिया गया है। देखिए, जब हम बात करते हैं, जैसे ये 55 डिग्री सेल्सियस है, उसके बाद नेक्स्ट आता है 56 डिग्री सेल्सियस। जो थर्मामीटर होता है, इन दोनों के बीच में भी 5 डिवीज़न में डिवाइड होता है, जैसे 1, 2, 3, 4, 5। तो देखिए, 1, 2, 3, 4, 5, ये पूरा यहाँ पर हो गया। तो इस तरह से 5 डिवीज़न इसमें बनते हैं, जिसमें ये क्या हो जाता है, 55.2 हो जाता है, उसके बाद 55.4 हो जाता है, उसके बाद 55.6 हो जाता है, उसके बाद 55.8 हो जाता है, और लास्ट में आपका 56 जो है वो आ जाता है। तो इस तरह से ये जो डिवीज़न है वो थर्मामीटर में होता है। तो कभी कभी पूछ लेता है कि थर्मामीटर में जो मिनिमम पॉइंट आएगा वो कितना आएगा, वो 0.2 हो सकता है, क्योंकि है ना 55.2, तो 0.2 जो है वो मिनिमम होता है इसमें। और अगर हम वैसे देखें, पूरा डिग्री में अगर ट्रांसफ़र देखेंगे तो 55 से 56, तो मैक्सिमम कितना होता है, 1 डिग्री होता है। ये भी आपको याद रखना होगा। तो बहुत ईजी है। टेम्परेचर
जो थर्मामीटर में दिए हुए होते हैं वो 55 से 56 डिग्री के बीच में, याद रखेंगे, वो 5 डिवीज़न में जो हैं बटे हुए होते हैं। और कभी कभी क्वेश्चन में आपको ऐसे भी बोल देगा कि वो 10 डिवीज़न में बटे हुए हैं। अगर वो 10 डिवीज़न में बटे हुए हैं तो 55.1 हो जाएगा, फिर 55.2 हो जाएगा, 3, 4 इस तरह से। बट जो नॉर्मली होता है आपके जो क्लिनिकल थर्मामीटर होते हैं वो 55.2, 55.4, 55.3 मतलब इस तरह से जो है उनमें एक टेम्परेचर से दूसरे टेम्परेचर के बीच में 5 डिवीज़न जो हैं वो जनरली हमें देखने को मिलते हैं। अब उसी के रिगार्डिंग ये क्वेश्चन भी बना है। एक लेबोरेटरी थर्मामीटर है। अब यहाँ पर किसकी बात हो रही है? लेबोरेटरी थर्मामीटर की बात हो रही है। शोज 5 स्मॉल डिवीजन बिटवीन मेकिंग ऑफ 55 एंड 56। वही चीज़ दिखा रहा है कि 55 डिग्री से 56 डिग्री के बीच में 5 डिवीजन है। मतलब एक डिवीजन ये हो गया, दूसरा डिवीजन ये, तीसरा ये, चौथा ये और पांचवा तो ये हो गया। तो यहाँ पर ये कैसे बटे होंगे? फिर से वही चीज़ है, 55.2, 55.4, फिर 6, फिर 8 और फिर ये 56 आ गया होगा। इस तरह से ये 5 डिवीज़न जो हैं हमें देखने को मिलते हैं। दिस मीन्स दैट द थर्मामीटर कैन रीड करेक्टली अप टू, तापमापी किस उचित रूप में पढ़ा जा सकता है, ये हमको बताना है। तो देखिए इसमें 55 से 56 को 5 डिवीज़न में काटेंगे तो 55 के बाद नेक्स्ट क्या आएगा? 55.2 आएगा। इसमें ना तो 55.1 देखने को मिलेगा, ना इसमें 55.5 देखने को मिलेगा, ना ही इसमें 55.25 देखने को मिलेगा। तो इसमें जो थर्मामीटर में जो पॉइंट देखने को मिलेगा वो हमें देखने को मिलेगा 55.2। तो ये क्या रीड करेगा? ये थर्मामीटर क्या रीड कर सकता है? 55.2 जो है ये इसमें हमें शो हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है वो मेरा आंसर होगा। अगर ये 10 डिवीज़न में बटा होता तो उस केस में 55.1 भी शो कर सकता था और उस केस में 55.5 भी जो है ये थर्मामीटर शो कर सकता था। ये क्वेश्चन में देगा कि जब एक टेम्परेचर से दूसरे टेम्परेचर के बीच में उनको कितने डिवीज़न, कितने भागों में विभाजित किया गया है। यहाँ 5 भाग में विभाजित किया गया था। अगर 10 भाग में बोलता तब वहाँ पर 55.1, 55.1 भी आ सकता था और 55.5 भी जो है वो देखने को मिल सकता था। फिलहाल यहाँ पर आंसर क्या है आपका? ऑप्शन नंबर 3, 55.2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो 2014 में बना। नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी ऑन द सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट स्केल इज रेस्पेक्टिवली। आपको बताना है हमारे जो मानव शरीर है उसका जो सामान्य तापमान सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में कितना होता है, ये हमको यहाँ पर बताना है। तो बहुत ही ईजी है, ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर आंसर होगा। हमारा जो सेल्सियस में टेम्परेचर होता है वो 37 डिग्री सेल्सियस होता है और फ़ारेनहाइट में जो टेम्परेचर होता है वो 98.6 डिग्री जो है वो टेम्परेचर होता है। देखिए कभी कभी टेम्परेचर का एसआई यूनिट भी पूछा जा सकता है। तो याद रखेंगे जो इसका एसआई यूनिट होता है वो केल्विन होता है। क्या होता है? केल्विन होता है। और जो सीजीएस यूनिट होता है वो इसका सेल्सियस होता है। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। एसआई यूनिट जो होता है वो केल्विन होता है। जो स्टैंडर्ड यूनिट माना गया है टेम्परेचर का वो केल्विन है, लेकिन जो सीजीएस यूनिट है वो इसका सेल्सियस है। ये भी आपको याद रखना होगा। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है ये यहाँ पर आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी सीटेट साइंस 2014 में बना। सेलेक्ट द पुअर कंडक्टर ऑफ हीट फ्रॉम द फ्लोइंग। निम्न में से ऊष्मा के जो कुचालक हैं, हीट के बैड कंडक्टर हैं। देखिए हीट के गुड कंडक्टर कौन से होते हैं? जो अपने अंदर से उष्मा का स्थानांतरण करा देते हैं, अपने अंदर से हीट को ट्रांसफर करा देते हैं। जनरली जो मेटल होते हैं, जो धातु होते हैं, वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट जो है वो हमें देखने को मिलते हैं। जैसे एल्युमिनियम हो गया, आयरन हो गया, ये गुड कंडक्टर ऑफ हीट हैं। और एक पॉइंट और आपको याद रखना होगा, जो गुड कंडक्टर हैं, जो अपने अंदर से उष्मा का स्थानांतरण करा देते हैं, तो वो अपने अंदर उष्मा को ले भी सकते हैं और बहुत ही ईजिली अपने अंदर उष्मा को निकाल भी सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा अगर रात में फर्श जो है वो जनरली आप देखेंगे इसमें स्टोन भी आ जाते हैं, मेटल के साथ क्या जाता है? स्टोन। ये जो स्टोन भी होते हैं ये भी गुड कंडक्टर ऑफ हीट के अंदर आते हैं। जैसे सुबह को जब आप उठते हैं तो जो फर्श होता है वो बहुत ठंडा होता है जाड़ों के टाइम में। वो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट है, तो वो हीट को लेता भी है और उतनी ही जल्दी निकाल देता है। तो एक पॉइंट ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको याद रखना होगा, जो अपने अंदर हीट को ले सकते हैं वो उतने ही अच्छे से अपने अंदर से हीट को निकाल भी सकते हैं। इसीलिए जो फर्श है वो बहुत ठंडा होता है। सेम ऐसे ही अगर आप एक मेटल की चम्मच रखें और एक लकड़ी की चम्मच हो, तो लकड़ी की चम्मच जो है वो ज़्यादा ठंडी नहीं होगी सुबह को, जबकि जो मेटल की चम्मच है वो ठंडी हो जाएगी। क्यों? क्योंकि ये बैड कंडक्टर है। जो वुड होती है, जो लकड़ी होती है, वो बैड कंडक्टर ऑफ हीट होती है। वो ना हीट को जल्दी से लेगी और ना वो हीट को निकालेगी। तो मेटल जो है वो गुड कंडक्टर है, वो हीट को ले भी लेगा और निकाल भी देगा। तो सुबह तक क्या होगा? वो अपने अंदर से हीट को निकाल देगा। ठीक है। और वुड जो है वो वहाँ पर पुअर कंडक्टर है, जिसकी वजह से क्या हो जाता है? मेटल जो है सुबह के टाइम में बहुत ठंडा हो जाता है। जैसे रेत होता है, दिन के समय जितना गर्म होता है रात को ठंडा हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो हीट को ले लेता है और बाद में हीट को निकाल भी देता है। तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना होगा। यहाँ पर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट की बात हो रही है।
बेसिकली जो बैड कंडक्टर हैं, जो अपने अंदर से ऊष्मा का स्थानांतरण, हीट का ट्रांसफर नहीं कराते, तो वो हो जाएगा यहाँ पर एयर, वाटर और प्लास्टिक। ये यहाँ पर आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। बाकी देखिए आयरन, कॉपर, एल्युमिनियम, क्योंकि ये सारे मेटल हैं, मेटल की वजह से, और मेटल जो होते हैं वो गुड कंडक्टर होते हैं, तो ये ऑप्शन में हमारे आंसर नहीं होंगे। इसके अलावा आपको याद रखना होगा वुड, जो लकड़ी होती है, वो भी बैड कंडक्टर ऑफ हीट में ही आती है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो मेरा यहाँ पर आंसर होगा। देखिए इसी में हम ये भी पढ़ते हैं एनसीईआरटी में, ये भी साइंस 2014 में क्वेश्चन बना। आप यकीन नहीं मानेंगे, एक ही पेपर में हीट वाले चैप्टर से 3 क्वेश्चन बनाकर इन्होंने दे दिए। ये एग्जामिनर जो क्वेश्चन पेपर बनाते हैं, पता नहीं किस लॉजिक से बनाते हैं, कभी कभी एक ही टॉपिक से 3-4 क्वेश्चन जो है वो डाल देते हैं। अब यहाँ पर पूछा गया रीजन ऑफ सी ब्रीज, समुद्र समीर का कारण क्या होता है। आप समुद्र समीर क्या होता है, सी ब्रीज क्या होता है, सी से ठंडी ठंडी ब्रीज, ठंडी ठंडी हवाएं आती हैं, वो होती हैं आपकी सी ब्रीज। वो कब आती हैं, वो आती हैं लैंड की तरफ। किसकी तरफ, जो स्थल होता है, जो आपका स्थलीय एरिया होता है उसकी तरफ। तो जो स्थल के आसपास घर बने होते हैं, उनमें जो खिड़कियां होती हैं वो समुद्र की तरफ ही होती हैं। वो इसलिए होती हैं क्योंकि जब दिन का समय होता है तो जो लैंड है, जो स्थल है, उसकी जो पार्टिकल है, मॉलिक्यूल है, वो जल्दी से गर्म हो जाएंगे। गर्म होकर क्या होगा, एयर जो है वो ऊपर उठ जाती है, और ऊपर उठने की वजह से नीचे हो जाता है लो प्रेशर। लो प्रेशर की वजह से वहाँ पर अब उस जगह को भरने के लिए जो समुद्र की ठंडी ठंडी हवा है वो इधर की तरफ जो है आती है। तो यहाँ पर क्या होता है, हमें देखने को मिलता है जो ठंडी हवाएं हैं वो लैंड की तरफ आती हैं सी ब्रीज के समय, और ये दिन के समय होता है। ड्यूरिंग द डे जो लैंड होता है, जो स्थल होता है, वो जल्दी गर्म हो जाता है एज कम्पेयर टू द सी वाटर। दिन के समय जो स्थल का समुद्र जल की अपेक्षा शीघ्र गर्म होना, इसी वजह से क्या होता है, गर्म होने की वजह से आपको पता है जो पार्टिकल होते हैं वो हल्के हो जाते हैं, और हल्के होकर वो ऊपर उठ जाते हैं, और जगह जो खाली हो जाती है उसको भरने के लिए सी की जो ठंडी ठंडी हवा है, जिसकी डेंसिटी ज़्यादा है, वो जो है इधर की तरफ जो है वो गमन करती है। तो ये ऊष्मा का स्थानांतरण हो जाता है, जो इधर से इधर की तरफ जो है, सॉरी, ऊष्मा का जो जब लैंड ज़्यादा हीट हो जाता है और ऊपर उठ जाता है, तो उस समय जो एयर है यहाँ की वो इधर की तरफ शिफ्ट करने लगती है। ऊष्मा नहीं, एयर, पूरी की पूरी एयर इधर की तरफ शिफ्ट करने लगती है, और यही आपका सी ब्रीज जो है समुद्र समीर कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर मेरा सही होगा। जबकि जो लैंड ब्रीज होता है, लैंड ब्रीज क्या होगा, जब लैंड से हवा जाएगी तो उस केस में रात के समय ऐसा होता है। देखिए रात के समय क्या होता है, लैंड जल्दी ठंडा हो जाएगा। क्यों, क्योंकि जब उसने हीट ली है तो वो हीट को निकाल भी देगा, तो वो जल्दी ठंडा हो जाएगा। जबकि जो समुद्र है रात के समय वो जल्दी से ठंडा नहीं होता, तो उस केस में क्या होता है, यहाँ जो है एयर ऊपर उठ जाती है, और उस जगह को भरने के लिए जो ठंडी हवाएं हैं वो लैंड से समुद्र की तरफ आती हैं रात के समय। तो वो आपका क्या होता है, लैंड ब्रीज होता है, जब लैंड से ठंडी ठंडी हवाएं रात को चलती हैं समुद्र की तरफ, क्योंकि समुद्र जल्दी से ठंडा नहीं होता रात में। तो उस केस में अगर सी ब्रीज की जगह लैंड ब्रीज होता, तब आंसर ऑप्शन नंबर 4 होता। एट नाइट जो सी है वो जल्दी से कूल डाउन, सी वाटर कूल डाउन मोर स्लोली, बहुत ही धीरे से कूल डाउन करता है एज कम्पेयर टू लैंड। बिल्कुल रात्रि के समय स्थल की तुलना में जो समुद्र है, समुद्र जल है उसका धीमी गति से ठंडा होना, वो जल्दी से ठंडा नहीं हो पाता, वो गर्म रहता है, तो हवा ऊपर उठ जाती है, और जो हवा खाली हो गई है जगह, उसको लेने के लिए लैंड से जो हवा है वो समुद्र की तरफ आती है। तो क्लियर हुआ आपको सी ब्रीज क्या है, लैंड ब्रीज क्या है, और अब मुझे लगता है आप कभी नहीं भूलेंगे। तो फिलहाल यहाँ पर आंसर क्या था, सी ब्रीज पूछ रहा था, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका 2016 में बना, यहाँ पर स्टेटमेंट दी है, दो कथन दिए हैं, और हमें बताने हैं कौन से कथन सही हैं या गलत हैं। द रेंज ऑफ क्लिनिकल थर्मामीटर, जो डॉक्टरी तापमापी थर्मामीटर होता है, उसका जो परिसर होता है वो 35 से 42 डिग्री, 35 से 42 डिग्री सेल्सियस होता है, बिल्कुल सही है। उसके बाद द रेंज ऑफ लेबोरेटरी थर्मामीटर, जो प्रयोगशाला तापमापी होता है, उसकी जो रेंज होती है वो 10 डिग्री से 110 डिग्री सेल्सियस नहीं होती। इस 10 की जगह -10 लिखा होना चाहिए था, तब ये यहाँ पर सही होता। तो कथन बी जो है वो मेरा गलत है, स्टेटमेंट ए सही है। इट मीन्स ऑप्शन 4 मेरा यहाँ पर आंसर होगा। कथन ए सही है, किंतु कथन बी जो है वो गलत है, क्योंकि 10 डिग्री नहीं होता, वो -10 डिग्री से कितनी रेंज होती है, 110 डिग्री जो है वो रेंज होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 6th क्वेश्चन जो 2016 में बना, और मुझे ऐसा लगता है अगर उष्मा से क्वेश्चन बना, हीट से क्वेश्चन बना, तो कुछ इस तरह का क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। अब देखिए जो हीट ट्रांसफर होती है, मैं बार बार बोली थी, हीट का ट्रांसफर होता है, उष्मा का स्थानांतरण होता है, तो वो 3 तरीकों से होता है। एक होता है कंडक्शन, एक होता है कन्वेक्शन, और एक होता है रेडिएशन, संचालन, संवाहन और विकिरण। देखिए जो कंडक्शन होता है ये मोस्टली आपको सॉलिड में, जो ठोस होते हैं उनमें देखने को मिलता है, और कुछ हद तक लिक्विड में भी देखने को मिल सकता है। तो सॉलिड और लिक्विड में देखने को मिल जाता है कंडक्शन, लेकिन ये गैसेज में नहीं होता।
क्योंकि वहाँ पर पार्टिकल जो कण होते हैं वो बहुत दूर दूर होते हैं। जैसे कंडक्शन का बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, जैसे ये मोमबत्ती जल रही है और मैं इसके पास एक चम्मच जो है वो लेके आई, तो पहले चम्मच का आगे वाला हिस्सा गर्म होता है, फिर धीरे 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 पीछे वाला हिस्सा जो है वो गर्म हो जाता है। इसमें क्या होता है, पार्टिकल वाइब्रेशन करते हैं और वो अपनी एनर्जी को दूसरे पार्टिकल तक भेजते हैं, फिर तीसरे पार्टिकल, और इस तरह से पार्टिकल टू पार्टिकल जो हीट है वो ट्रांसफ़र होती रहती है। तो ये मेथड जो होता है ये आपका चालन विधि होती है, कंडक्शन मेथड होता है। ये बेसिकली सॉलिड में देखने को मिलता है और कुछ अमाउंट में ये लिक्विड में भी देखने को मिलता है। तो ये कंडक्शन हो गया, संवाहन हो गया। दूसरा मेथड होता है कन्वेक्शन, जिसे हम हिंदी में संवाहन बोलते हैं। अब इस मेथड में क्या होता है, देखिए जैसे पैन में आप पानी गर्म करते हैं तो आपने देखा होगा पहले नीचे का पानी गर्म हो जाता है और उसके बाद क्या है ऊपर का पानी जो है बाद में गर्म होता है। तो उसमें सेम वही कॉन्सेप्ट होता है, नीचे के पार्टिकल हीटअप होकर ऊपर चले जाते हैं और फिर बाद में ऊपर के पार्टिकल नीचे आते हैं, इसलिए नीचे वाला पानी जो है वहाँ पर जल्दी गर्म हो जाता है। तो जब ऐसे पार्टिकल जंप कर रहे हैं, अब ऊष्मा का स्थानांतरण कैसे हो रहा है, ऐसे जंप टेम्परेचर के डिफरेंस से। पहले तो क्या हुआ, टेम्परेचर का डिफरेंस हुआ और उसमें क्या हुआ, ऊष्मा का स्थानांतरण हुआ। इस तरह से जंपिंग वे से जब ऊष्मा का ट्रांसफर होता है तो ये आपका कौन सा मेथड होता है, ये आपका कन्वेंशन संवाहन विधि जो है वो होती है। अभी जो रेडिएशन होती है इसमें किसी मीडियम माध्यम की ज़रूरत नहीं होती, इसमें जो ट्रांसफ़र होता है हीट का वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की फॉर्म में जो है यहाँ पर ट्रांसफ़र होता है। तो कभी कभी क्वेश्चन बनेगा किसमें कौन सा मेथड है हीट ट्रांसफ़र का जिसमें किसी मीडियम माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, तो वो रेडिएशन होता है। जैसे आपने देखा होगा सन से जो अर्थ है वहाँ पर जो है हीट आ जाती है, तो वहाँ पर जो हीट का ट्रांसफ़र हो रहा है, बीच में तो स्पेस है, वैक्यूम है, और वैक्यूम में क्या है, कोई जो है मीडियम नहीं है, तो हीट का ट्रांसफ़र जो है किस तरह से फॉर्म में हो रहा है, वहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की फॉर्म में जो है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की फॉर्म में जो है वो हीट का ट्रांसफ़र होता है रेडिएशन में। तो रेडिएशन को कोई मीडियम की ज़रूरत होती नहीं है, तो यहाँ पर ये बात भी आपको याद रखनी होगी। अब इस क्वेश्चन में देखते हैं कैसे पूछा गया है। द एयर नियर अ हीट सोर्स गेट हॉट एंड राइज। तो वही वाला मेथड बताया कि पहले गर्म हुआ फिर ऊपर उठ गया। द एयर फ्रॉम द साइड कम इन टू टेक प्लेस। तो साइड से भी आ सकती है क्योंकि ये तो ऐसे ऐसे करके इस तरह से भी उठ सकता है, तो यहाँ से जो साइड की एयर है वो उसका स्थान लेने के लिए फिर यहाँ पर आ जाती है। तो ये जो वे होता है इन विच द एयर गेट हीटेड इन बाय ऑयल हीटर, ये प्रोसेस चल रहा है किसमें, ऑयल हीटर में। तो ये कौन सा मेथड कहलाता है, इस प्रकार हवा तेल हीटरों में भी गर्म होती है। तो यहाँ पर कौन सी प्रक्रिया हो रही है, तो यहाँ पर ये आपका कन्वेक्शन मेथड होता है, संवाहन मेथड होता है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही होगा। इसमें हमेशा यही होता है, पार्टिकल जो है वो हीटअप होते हैं, हॉट होने के बाद क्या है वो ऊपर उठ जाते हैं और साइड से ऊपर की जो एयर है वो फिर नीचे आ जाती हैं। तो इस तरह से हीट का ट्रांसफ़र होता है, ये मेथड कहलाता है आपका कन्वेक्शन संवाहन। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही है और ये सॉलिड में नहीं होता। आपको याद रखना होगा, एक एक पॉइंट जो मैं बोल रही हूँ इंपॉर्टेंट नहीं, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। ये ठोस में देखने को नहीं मिलता है क्योंकि ठोस में पार्टिकल तो बहुत पास पास होती हैं, तो पार्टिकल हॉट होकर ऊपर कहाँ उठेंगे, तो वो जंप तो कर ही नहीं पाएंगे। इस वजह से कन्वेक्शन जो है वो सॉलिड में नहीं होता। ये आपको लिक्विड जो फ्लूइड होते हैं, बेसिकली लिक्विड भी ना कह के, देखिए कभी कभी क्वेश्चन ऐसे बन जाएगा कन्वेक्शन कहाँ होता है, तो एक ऑप्शन में अगर खाली फ्लूइड दे दे, द्रव्य दे दे, तो भी वो आंसर सही हो जाएगा, या लिक्विड और गैस दे दे तब भी वो सही होगा। तो ये जो कन्वेक्शन होता है वो किस में देखने को मिलता है, ये हमें जनरली लिक्विड और गैस में जो है इस तरह से ऊष्मा का स्थानांतरण जो है वो देखने को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 जो जुलाई 2019 में बना। अमन कीप अ प्लास्टिक बोतल, जो अमन है बंद कमरे में एक प्लास्टिक की बोतल, एक लकड़ी की चम्मच और एक मेटल की जो स्पून है वो दिन रात भर रखता है। कमरा कैसा है, बंद कर देता है उसको फिर, और कमरे का जो टेम्परेचर है वो 30 डिग्री सेल्सियस है। दिन के समय वो क्या करता है, इन तीनों का टेम्परेचर जो है रिकॉर्ड करता है, T1 T2 T3। तो हमें बताना है इनके बीच में क्या रिलेशन होगा, निरूपित करना है कि टेम्परेचर इनके बीच में जो होंगे वो क्या होने की संभावना है। देखिए यहाँ पर तीनों का टेम्परेचर समान होगा, ऑप्शन नंबर 4 मेरा यहाँ पर सही होगा, क्योंकि कमरा बंद है। और मैंने बताया था हीट का ट्रांसफ़र तब तक होता है जब तक वो इक्विलिब्रियम में ना आ जाए, मतलब सबका टेम्परेचर जो है वो समान ना हो जाए। इसी वजह से क्या होगा, तीनों का टेम्परेचर यहाँ पर क्या हो जाएगा, समान हो जाएगा, और तीनों का ही टेम्परेचर हमें 30 डिग्री सेल्सियस जो है वो देखने को मिलेगा, क्योंकि कमरा कैसा है, बंद है। तो ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर सही हो जाएगा। हीट का अगर ट्रांसफ़र हुआ भी होगा तो वो तब तक हुआ होगा जब तक सारे टेम्परेचर क्या नहीं हो गए होंगे, बराबर नहीं हो गए होंगे, तो वो तो कमरे का तापमान ही वहाँ पर ज़्यादा रहा
होगा, तो सब चाहे मेटल की स्पून हो, चाहे आपका और भी कोई सब्सटेंस हो, उन सब में 30 डिग्री सेल्सियस का जो टेम्परेचर है वो देखने को हमें यहाँ पर मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 मेरा सही होगा। अब देखिए मेटल जो है, अब मेटल जो है अगर वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट है तो वो हीट को निकाल ही नहीं पाएगा क्योंकि कमरा बंद है, इसी वजह से तीनों का जो टेम्परेचर है यहाँ पर सेम ही रहेगा। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 जो आपका कोई एग्जाम में बना दिसंबर 2019 में। करेक्ट स्टेटमेंट, सही कथन हमें यहाँ पर पहचानना है। क्लिनिकल थर्मामीटर, देखिए बॉइलिंग लिक्विड के लिए हम जो उबलते द्रव होते हैं उनमें हम डॉक्टरी थर्मामीटर का प्रयोग नहीं कर सकते क्योंकि जो बॉइलिंग लिक्विड का टेम्परेचर होता है, आप देखते हैं 100 डिग्री सेल्सियस पर वाटर जो है वो बॉयल करना शुरू करता है, मतलब भाप बनना शुरू कर देता है। ठीक है, और उस केस में वहाँ पर 100 डिग्री ही रहता है जब तक वो पूरा भाप नहीं बन जाता। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं क्लिनिकल थर्मामीटर की रेंज तो 35 से 42 डिग्री है और ये है 100 डिग्री। अगर हम इसका प्रयोग करेंगे तो क्लिनिकल थर्मामीटर वहाँ पर फट सकता है, तो ये बात हो गई यहाँ पर गलत। रूम टेम्परेचर जो होते हैं, थर्मामीटर जो होते हैं, कमरे के तापमापी जो होते हैं, इनका प्रयोग कमरों के टेम्परेचर को मापने के लिए किया जाता है और इनकी जो रेंज होती है वो होती है 20 डिग्री से 50 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि कमरे का टेम्परेचर 100 डिग्री नहीं हो सकता नॉर्मल। अगर मैं कमरे की बात करूँ तो बी ऑप्शन भी मेरा यहाँ पर गलत हो जाएगा। और रेंज भी आप याद रख सकते हैं 20 डिग्री से 50 डिग्री जनरली जो है उसके लिए हम रूम टेम्परेचर जो है अलग से बनाते हैं, रूम के टेम्परेचर को नापने के लिए रूम थर्मामीटर। ये जो लेबोरेटरी थर्मामीटर होता है इनकी जो रेंज होती है अभी हमने देखा था -10 डिग्री से 110 डिग्री सेल्सियस होती है, तो ये ऑप्शन भी यहाँ पर गलत हो गया। द रेंज ऑफ द लेबोरेटरी थर्मामीटर, ये जो प्रयोगशाला थर्मामीटर होते हैं इनका जो परिसर होता है बिल्कुल इनकी जो रेंज होती है वो क्लिनिकल थर्मामीटर से ज़्यादा होती है। ये बात यहाँ पर सही है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो मेरा यहाँ पर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 9th क्वेश्चन जो 20 जनवरी 2021 में बना। रीड द फ्लोइंग केयरफुली एंड चूज करेक्ट ऑप्शन, कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़िए और सही विकल्प का चुनाव करिए। असर्शन, अभिकथन यहाँ पर क्या दिया है, अ प्लास्टिक बॉटल। अच्छा ये तो प्रेशर वाला क्वेश्चन है, चलिए इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। प्रेशर टेम्परेचर का थोड़ा आगे होगा ना तो इस वजह से इसमें ऐड कर दिया गया है। अ प्लास्टिक बॉटल जो है हाफ फिल्ड विद बॉइलिंग वाटर, ये जो प्लास्टिक की बॉटल है ये बॉइलिंग वाटर से क्या हुआ है, आधी भरी हुई है एंड टाइटली कैप्ड। इसको मैंने क्या करा, फिर कैप लगा दिया। देयरफॉर गेट क्रश्ड व्हेन अलाउड टू रेस्ट आफ्टर सम टाइम। आपने देखा होगा अगर आप ऐसा करेंगे, एक उबलते हुए पानी को आपने बोतल में भरा और बोतल को क्या करा, उसके ढक्कन को वहां पर बंद कर दिया, कुछ देर बाद आप देखेंगे बोतल जो है वहां पर पिचक जाएगी। वो ऐसा क्यों होगा, देखिए जब आपने बॉइलिंग वाटर डाला तो वहाँ पर पार्टिकल जितने जो है वो गर्म होंगे, गर्म होकर वो इधर उधर जाएंगे, कोने तक पहुँच जाएंगे, तो उस समय तो पूरी जो बॉटल ऐसी लगेगी आपको बाहर की तरफ को फटने को तैयार है ना, वो बाहर की तरफ फैलने की कोशिश करेंगे। जो पार्टिकल होंगे उनमें बहुत एनर्जी होगी। धीरे धीरे क्या होगा, जब पानी ठंडा होना शुरू करेगा, टेम्परेचर वहाँ पर डाउन होना शुरू हो जाएगा, टेम्परेचर क्या होगा वहाँ पर डाउन होना शुरू हो जाएगा, तो वो पार्टिकल जो है वापस जो है क्या होने जो है, जो अभी उठ गए थे ऊपर, हल्के हो गए थे, वो वापस जो है आने शुरू हो जाएंगे अपनी पोजीशन पर। और वहाँ पर क्या होगा, जब वो वापस अपनी पोजीशन पर आएंगे तो ये जो वाटर बॉटल है जो अभी फटने को तैयार थी वो अब क्या हो जाएगी, अंदर की तरफ को क्या हो जाएगी, पिचक जाएगी। देयरफॉर वो क्रश्ड हो जाती है इसी वजह से, क्योंकि जो एयर प्रेशर है डिक्रीज विद द डिक्रीज इन टेम्परेचर, नीचे का जो एयर प्रेशर है वो घटता चला जाता है जैसे जैसे टेम्परेचर घटता है, और इसी वजह से बॉटल जो है वो क्रश्ड हो जाती है। तो यहाँ पर रीज़न भी सही है और सर्शन भी सही है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो मेरा यहाँ पर आंसर हो जाएगा। दोनों सही हैं और आर उसकी सही एक्सप्लेनेशन भी कर रहा है, क्योंकि प्रेशर वहाँ पर कम हो गया और प्रेशर कम होने की वजह से क्या होगा, टेम्परेचर डाउन होता है और टेम्परेचर डाउन होने की वजह से वो बॉटल जो है वहाँ पर वो क्रश्ड हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन 10th क्वेश्चन जो 21 दिसंबर 2021 में बना। देखिए कुछ पहले जैसा ही क्वेश्चन बना है। हरी टेक आउट अ ग्लास वाटर बॉटल एंड अ प्लास्टिक वाटर बॉटल कैप्ट ओवरनाइट इन अ रेफ्रिजरेटर। रेफ्रिजरेटर फ्रीज में रात भर रखा गया। फ्रीज क्या था, बंद था, तो बंद रखे हुए में अगर हम कुछ भी वस्तुएं रखेंगे तो वो सब बराबर टेम्परेचर एक्वायर कर लेती हैं। ये बात दिमाग में सेट कर लीजिएगा। ही इंस्टेंटली पुट आउट थर्मामीटर इन अ वॉल ऑफ प्लास्टिक बॉटल एंड रिकॉर्ड द टेम्परेचर एज 10 डिग्री सेल्सियस। उसने क्या करा, तुरंत ही वह प्लास्टिक की बोतल के पानी से थर्मामीटर डालता है, प्लास्टिक की बोतल के पानी में थर्मामीटर डालता है और उसका तापमान उसने 10 डिग्री जो है वहाँ पर देखा। तो कांच की बोतल जो है उसका टेम्परेचर होने की कितनी संभावना है, वो भी लगभग 10 डिग्री ही होगा, इक्वल टू 10 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि दोनों क्या हैं आपके फ्रीज़र के अंदर, मतलब फ्रीज के अंदर रखे हैं, तो फ्रीज का जो टेम्परेचर रहा होगा उन्होंने वही टेम्परेचर एक्वायर कर लिया होगा, टेम्परेचर इक्विलिब्रियम हो गया होगा वहाँ पर, और दोनों का ही टेम्परेचर क्या होगा वहाँ पर सेम रहेगा। तो ऑप्शन नंबर 3 मेरा यहाँ पर आंसर हो जाएगा। जब भी इस तरह का क्वेश्चन बने कि कुछ भी वस्तुएं बंद
कमरे में रख दी जाती हैं, उनका तापमान इतना है, तो बाद में जब उनको निकाला जाएगा तो उनका तापमान वही रहेगा जो कमरे का तापमान रहता है। तो ऐसे ही फ्रीज के केस में अगर फ्रीज का टेम्परेचर जो है अगर 10 डिग्री था, बोतल निकालने के बाद एक बोतल अगर 10 डिग्री दिखा रही है तो दूसरी बोतल जो है उस पर भी जो पानी होगा वो भी टेम्परेचर उसका कितना होगा, वो भी जो है आपका 10 डिग्री ही होगा। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है वो मेरा यहाँ पर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 11 जो आपका 22 दिसंबर 2021 में बना। यहाँ पर फिर से स्टेटमेंट को पढ़ना है और सही विकल्प का चुनाव करना है। असर्शन अभिकथन यहाँ पर क्या दिया है कि जो रेफ्रिजरेटर पाइप होते हैं आर पेंटेड विद ब्लैक कलर। बिल्कुल, जो रेफ्रिजरेटर के पाइप होते हैं वो काले रंग से पेंट करे जाते हैं, क्योंकि आपको पता होगा जो काला रंग होता है वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट होता है, वो अपने अंदर ऊष्मा को जल्दी से ले लेता है और अपने अंदर से जल्दी से ऊष्मा को निकाल भी देता है, उसको एस्केप भी कर देता है। इसी वजह से रेफ्रिजरेटर के पाइप जो होते हैं वो ब्लैक कलर के पेंटेड होते हैं, क्योंकि जो गुड एब्जॉर्बर ऑफ हीट होते हैं वही क्या होते हैं आपके गुड रेडिएटर भी होते हैं, अच्छे अवशोषक, अच्छे विकरक जो है वो देखने को मिलते हैं। तो जब वो हीट अंदर से बनती है फ्रीज में वो इजीली बाहर निकल जाए, इजीली एस्केप हो जाए, उसके लिए ही जो है रेफ्रिजरेटर को ब्लैक कलर से पेंट करा जाता है, क्योंकि जो गुड कंडक्टर हैं वही आपके क्या होते हैं गुड रेडिएटर भी होते हैं। तो दोनों ही बात यहाँ पर सही है और रीज़न जो है कारण जो है वो उसकी सही एक्सप्लेनेशन भी कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर 1 मेरा यहाँ पर सही होगा। ए और आर दोनों सही हैं और इसी वजह से काले कलर का हम यूज़ करते हैं, क्योंकि वो गुड रेडिएटर होता है। ठीक है, वो अपने अंदर से ऊष्मा को जल्दी से क्या करता है, निकाल देता है। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है वो मेरा यहाँ पर आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो 24 दिसंबर 2021 में बना। विच ऑफ द फ्लोइंग इज करेक्ट फॉर द सर्कुलर रिंग विच इज़ यूनिफॉर्मली हीटेड। देखिए सर्कुलर रिंग रहा होगा, इस तरह का सर्कुलर रिंग बना है पूरा, ये बना होगा रिंग, सर्कुलर रिंग। इसको हीट करा जाता है। देखिए हीट की एक प्रॉपर्टी होती है, ऊष्मा की एक प्रॉपर्टी होती है, जब हम उसको गर्म करते हैं तो वो जो जिस सब्सटेंस को हम गर्म करते हैं वो फैलता है। इसी वजह से क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि ट्रेन की पटरियों में जो गैप होता है वो क्यों होता है। एनसीईआरटी में दिखाया भी है, वो गैप इसलिए ही होता है क्योंकि जब गर्मियों के दिन आते हैं तो वो फैलते हैं। फैलने से क्या होगा, अगर गैप नहीं होगा तो वो एक दूसरे को क्या कर देंगे, टेढ़ा मेढ़ा कर देंगे एक दूसरे की पटरी को। इसलिए गैप होता है ताकि वो आसानी से जब गर्मी के दिन आए तो वो फैल सकें और जब ठंड के दिन आए तो वो वापस अपनी पोजीशन पर चले जाएं। तो जब उसको हम, ये हीट की एक प्रॉपर्टी है कि जब हम उसको किसी भी सब्सटेंस को गर्म करते हैं तो वो सब्सटेंस फैलता है हीट देने पर। तो जब हम सर्कुलर रिंग को यूनिफॉर्मली हीट कर रहे हैं तो देखिए वो अंदर से भी फैलेगा और बाहर की तरफ से भी इस तरह से बड़ा हो जाएगा फैल के। तो उसका दोनों का ये जो है अंदर और बाहर दोनों का जो डायमीटर है वो यहाँ पर बढ़ जाएगा। बिल्कुल बात सही है। तो बोथ एक्सटर्नल एंड इंटरनल डायमीटर, उसका बाह्य और आंतरिक व्यास जो है वो दोनों बढ़ जाएगा। देखिए जब वो फैलेगा तो वो बड़ा हो जाएगा, तो जो अंदर का डायमीटर है वो भी बढ़ जाएगा और जो बाहर का डायमीटर है सीधी सी बात है ये भी यहाँ पर फैल के बड़ा हो गया होगा और ये भी फैल के बड़ा हो गया होगा। तो इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों डायमीटर जो है वहाँ पर सर्कुलर रिंग के जो हैं वो बढ़ जाएंगे। ऑप्शन नंबर 3 जो है वो मेरा यहाँ पर सही हो जाएगा, वो फैल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 जो 28 दिसंबर 2021 में बना। यहाँ पर कथन दिए हैं, उनका सही विकल्प हमें चुनना है। टेम्परेचर ऑफ कंडक्शन इज मोर देन द टेम्परेचर ऑफ इंसुलेटर व्हेन केप्ट इन अ रूम ओवरनाइट। रात भर किसी कमरे में रखे जाने पर सुचालक का ताप कुचालक की तुलना में अधिक होता है। देखिए जबकि वुड वहाँ पर क्या था, इंसुलेटर था, और मेटल जो होता है वो गुड कंडक्टर होता है, मतलब टेम्परेचर मतलब अच्छा चालक होता है। फिर भी हम रात भर रखते हैं तो सुबह को टेम्परेचर सेम होता है। तो यहाँ पर भी वही कंडीशन होगी, टेम्परेचर वहाँ पर कंडक्शन का जो है वो ज़्यादा नहीं होगा एज़ कम्पेयर टू इंसुलेटर जब उनको रात भर रखा जाएगा, क्योंकि वहाँ पर इक्विलिब्रियम की स्टेट लगाई जाती है। तो असर्शन हो गया मेरा यहाँ पर गलत। हीट फ्लोज वेरी स्लोली थ्रू कंडक्टर। देखिए कंडक्टर जो होते हैं वो ऊष्मा के कंडक्टर जो होंगे वो उसका मतलब क्या है, वो अपने अंदर से हीट का अच्छा ट्रांसफर करा देती हैं। तो यहाँ पर कह रहा है हीट स्लोली फ्लो करती है, नहीं, हीट तो इनमें अच्छे से फ्लो करती है। मेकिंग दैम हॉट, नहीं, हॉट रखने के लिए ऊष्मा का स्थानांतरण एक अलग प्रोसेस है जो टेम्परेचर के डिफरेंस की वजह से होता है। यहाँ पर ना असर्शन सही दिख रहा है ना रीज़न दिख रहा है, दोनों ही पता नहीं गलत लिख रखे हैं। तो यहाँ पर हम कहेंगे दोनों ही गलत हैं, ए और आर फॉल्स। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 जो है वो मेरा यहाँ पर आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 जो आपका 30 दिसंबर 2022 में हमारा क्वेश्चन जो है बना। सुमित टेक आउट वाटर इन अ बीकर फ्रॉम अ बकेट फॉर एन एक्सपेरिमेंट, ही पुट थर्मामीटर। देखिए एक पानी जो है रखा हुआ था बकेट के अंदर, अब उसने बकेट से पानी जो है एक बीकर में निकाल लिया। उसके बाद उसने क्या करा, इस बीकर में थर्मामीटर डाला और थर्मामीटर से उसने देखा कि जो टेम्परेचर है वो 35 डिग्री है। तो अब
हमें इसी से जो है अपने निष्कर्ष जो है वो निकालने हैं कि क्या बात सही होगी। तो एक बात आप याद रखिएगा, एक कंटेनर से अगर मैं दूसरे कंटेनर में पानी डालती हूँ नॉर्मली सिंपली, तो उसके टेम्परेचर में कभी कोई फ़र्क नहीं आता। तो यहाँ से हम ये कॉन्क्लूड करेंगे, आप खुद भी देख लेंगे, मैं पानी को कप में कर दूँ या ग्लास में कर दूँ या किसी बड़े जगह में कर दूँ, तो उसके टेम्परेचर में कभी फ़र्क नहीं आता। हीट में फ़र्क, उष्मा में फ़र्क आएगा, लेकिन टेम्परेचर में फ़र्क नहीं आता। द टेम्परेचर ऑफ वाटर इन बीकर एंड बकेट आर ऑलमोस्ट सेम। बीकर का पानी और बाल्टी के पानी का तापमान जो है वो यहाँ पर एक समान ही रहेगा। तो ए तो पक्का मेरे ऑप्शन में आएगा, और जब ए पक्का ऑप्शन में आएगा तो सेकंड और फोर्थ ऑप्शन हो गए यहाँ से बाहर। द हीट ऑफ द वाटर इन बीकर एंड बकेट आर सेम। उस केस में उष्मा सेम नहीं रहती, ये आपको याद रखना होगा। क्यों? क्योंकि वो सरफेस एरिया पर निर्भर करती है। तो बी यहाँ पर जो है वो निष्कर्ष में नहीं आएगा, बी नहीं आएगा, तो इट मीन्स ऑप्शन नंबर 3 मेरा सही होगा, ए और डी। द हीट इन द वाटर इन अ बकेट इज मोर देन द हीट इन वाटर इन अ बीकर। देखिए, हीट जो होती है, जो उष्मा होती है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है सरफेस एरिया के। जितना ज़्यादा, देखिए जो बकेट थी उसका एरिया ज़्यादा था तो वहाँ पर हीट भी ज़्यादा होगी। जो बीकर है उसका एरिया कम है तो वहाँ पर हीट भी कम होगी। तो आपको ये बात याद रखनी होगी, जो हीट होती है, जो उष्मा होती है, वो सरफेस एरिया पर निर्भर करती है। जितना, अब क्वेश्चन ये बन जाए कि बड़ा स्विमिंग पूल है, छोटा स्विमिंग पूल है, कहाँ पर हीट ज़्यादा होगी, तो बड़े स्विमिंग पूल में जो हीट है वो ज़्यादा होगी। द हीट इन द वाटर इन बकेट इज़ मोर देन द हीट इन द वाटर इन बीकर। ठीक है, तो ये आपको याद रखना होगा, क्योंकि वहाँ पर ज़्यादा पार्टिकल हैं, ज़्यादा कण हैं, तो ज़्यादा हीट को वो अपने अंदर रख रहे हैं, और उनमें टेम्परेचर बदलाव करने के लिए भी यहाँ पर ज़्यादा हीट जो है सप्लाई करनी पड़ेगी एज़ कम्पेयर टू छोटा वाला जो बीकर है। उसमें अगर मैं हीट सप्लाई करती हूँ तो वो जल्दी से अपना टेम्परेचर चेंज कर लेगा, लेकिन ये जो बड़ा वाला बीकर है, बकेट है, ये अपना जल्दी से टेम्परेचर नहीं चेंज करेगी। ये बात भी आपको याद रखनी होगी। तो ज़्यादा हीट है क्योंकि इसके अंदर, तो उसको बदलने के लिए भी मुझे ज़्यादा हीट जो है अप्लाई करनी पड़ेगी। तो ऑप्शन नंबर ए और डी। देखिए, बहुत ज़्यादा डिटेल में मत जाइए, बस इतना याद रखिए, टेम्परेचर पर कोई फ़र्क नहीं आता। बीकर छोटा होता है तो वहाँ हीट कम होती है, जितना एरिया बढ़ता चला जाएगा वहाँ पर हीट उतनी ही ज़्यादा होगी। बस ये 2 पॉइंट आप याद रखिए और बाकी कुछ भी याद मत रखिए। तो ए और डी यहाँ पर सही है, ऑप्शन नंबर 3 मेरा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 जो 31 दिसंबर 2021 में बना। ऑन अ विंटर मॉर्निंग, आप अपने घर में देखते भी होंगे, वाइल वॉकिंग बेयर फुट, नंगे पाँव जब आप चलते हैं, वी फील दैट द मार्बल फ्लोर इज़ कोल्ड एज़ कम्पेयर टू द वुडन फ्लोर। दिस इज़ बिकॉज द मार्बल फ्लोर इज़, हम ये अनुभव करते हैं जो लकड़ी का फर्श होता है उसकी तुलना में जो मार्बल का फर्श होता है वो अधिक ठंडा होता है। इसका कारण क्या होता है कि मार्बल का जो फर्श होता है वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट होता है देन द वुडन फ्लोर। मैंने आपको बताया था, मेटल और जो स्टोन्स होते हैं वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं, और जो हीट का अच्छा कंडक्टर है वो अपने अंदर से उतनी ही उष्मा को जल्दी से निकाल देते हैं। और जब वो उष्मा को अपने अंदर से जल्दी से निकाल देते हैं तो क्या होता है, सुबह के समय उनमें से उष्मा निकल गई होती है तो वो बहुत ठंडे हो जाते हैं। तो यहाँ पर आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सेम ऐसा ही क्वेश्चन 3 जनवरी 2022 में भी बना। वाई डज अ मेटल डोर नोब फील कूलर देन अ सिमिलर प्लास्टिक नोब ऑन अ कोल्ड डे। सर्दी के दिनों में दरवाजे के धातु का हैंडल उसी जैसे प्लास्टिक के हैंडल से अधिक ठंडा क्यों महसूस होता है। अब देखिए, वो बंद कमरा नहीं है, तो वो वहाँ पर बंद कमरा होता तो दोनों का टेम्परेचर सेम हो जाता, लेकिन यहाँ पर बंद कमरा नहीं है, वो तो खुला है। तो बस उसी के जनरल पर्पस में पूछ रहा है, वो क्यों ठंडे होते हैं। मेटल के जो हैंडल्स होते हैं वो ठंडे इसलिए होते हैं क्योंकि वो गुड कंडक्टर होते हैं। मेटल इज़ अ बेटर कंडक्टर ऑफ हीट देन प्लास्टिक। प्लास्टिक की अपेक्षा जो धातु है उष्मा के बेहतर संवाहक होते हैं। वो संवाहक होने की वजह से वो अपने अंदर से उष्मा को निकाल भी देते हैं और इसी वजह से वो ठंडे हो जाते हैं। जब एक समय बाद वो अपने अंदर से हीट का पूरा ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है वो मेरा यहाँ पर इस केस में भी आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 18th क्वेश्चन, ये सेम वैसा ही क्वेश्चन बना जो 2012 में क्वेश्चन बना था। तो प्रीवियस ईयर इंपॉर्टेंट है, इनसे उठा के कोई क्वेश्चन बन जाता है कब पता नहीं चलेगा आपको। 4 जनवरी 2022 में क्वेश्चन बना। अलीशा जो है बुखार से जो है फीवर उसको हो रहा है, और उसकी दोस्त जो है उसका फीवर जो है वो क्लिनिकल थर्मामीटर के माध्यम से उसका फीवर चेक करने की कोशिश कर रही है, और उसका फीवर कितना पाया गया, 101 डिग्री पाया गया, और साथ में 2 डिवीज़न मोर ऑन द राइट हैंड साइड। और हमको ये भी बता दिया 101 डिग्री के साथ साथ दाईं ओर 2 भाग अधिक, दाईं ओर राइट की तरफ। ये अगर थर्मामीटर है तो इसमें 101 डिग्री अगर यहाँ पर आ रहा है तो हमें राइट में 2 और
जाना है और हमको क्वेश्चन में ये भी बता दिया है कि इसको कितने हिस्सों में भागा गया है। जैसे 101 के बाद अगर 102 आएगा तो इन दोनों के बीच में कितने डिवीज़न करे गए हैं, 5 डिवीज़न करे गए हैं। तो 101 के बाद क्या आएगा, 101.2, फिर क्या आएगा 101.4, फिर 101.6, फिर 101.8, फिर आपका 102 आ जाएगा। तो 2 डिवीज़न आगे बढ़िए। इसने ये लिखा कि जो टेम्परेचर उसने फाउंड करा वो कितना था, 101 डिग्री तो था ही, और साथ में 2 डिवीज़न और आगे की तरफ, राइट की तरफ। तो मैं राइट की तरफ बढ़ जाऊंगी 2 डिवीज़न, तो 101.2 हो गया मेरा 1 डिवीज़न बढ़ने के बाद। 2 डिवीज़न बढ़ने के बाद जो टेम्परेचर होगा वो होगा मेरा 101.4 डिग्री सेल्सियस। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है वो मेरा आंसर होगा। देखिए कितना घुमाकर क्वेश्चन पूछा गया। अब मुझे नहीं लगता कोई डाउट होगा, वो अगर लेफ्ट में पूछे, राइट में पूछे, तो उसी के हिसाब से देखना, बेसिकली वो राइट में ही पूछेगा। तो जब हम आगे की तरफ बढ़ेंगे 101, 101.2, 101 पॉइंट क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो 2 डिवीज़न आगे बढ़ना था, 1 और 2, तो यहाँ पर आ गए 101.4 पर। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है वो मेरा यहाँ पर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 जो 6 जनवरी 2022 में बना। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट। ऊष्मा के स्थानांतरण के माध्यम के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं है, ये हमको यहाँ पर बताना है। ये जो कन्वेक्शन होता है, ये जो संवाहन होता है, ये केवल लिक्विड और गैस में होता है, द्रव और गैसों में होता है। ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि इनमें पार्टिकल जंप करते हैं, हीटअप करके ऊपर उठ जाते हैं, जो कि सॉलिड के अंदर, ठोस के अंदर देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि उसमें कण जो पार्टिकल हैं वो बिल्कुल पास पास होती हैं। तो ये पॉइंट तो सही है, और हमें वो ढूंढना है जो गलत है। रेडिएशन कैन नॉट बी टेक प्लेस इन गैसेज, ये बात भी बिल्कुल सही है। देखिए जिन बच्चों ने नोट्स लिए हैं और प्रीवियस ईयर सारे आंसर लिए, वहाँ पर ये जो है ना, जब PDF कन्वर्जन हुआ होगा ना, तो ये ग्रीन लाइन जो है ना यहाँ से हट के ऊपर चली गई, सेकंड ऑप्शन पे चली गई, जबकि सेकंड ऑप्शन भी यहाँ पर क्या है, सही है। तो आंसर यहाँ पर थर्ड होगा, ना कि सेकंड। तो ठीक है, उसको आप सही कर लेंगे। रेडिएशन कैन नॉट बी टेक प्लेस इन गैसेज, ये बात बिल्कुल सही है। रेडिएशन गैसेज में नहीं होता, क्योंकि जो रेडिएशन होता है, ये जो विकिरण होता है, इसको किसी माध्यम की ज़रूरत नहीं होती। यहाँ पर जो हीट का ट्रांसफर होता है वो इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की फॉर्म में होता है। तो ये गैसेज में नहीं होता, ये बात भी यहाँ पर सही होगी। कंडक्शन कैन टेक प्लेस इन गैसेज, देखिए यही बात यहाँ पर गलत है। ये जो चालन होता है, मैंने आपको बताया था, ये सॉलिड और लिक्विड में मोस्टली होता है, गैसेज में ये नहीं होता, क्योंकि पार्टिकल बहुत दूर दूर है, तो वाइब्रेशन होकर वो अपनी एनर्जी दूर तक ट्रांसफर नहीं कर पाएंगे, तो वहाँ पर कंडक्शन नहीं होता। कंडक्शन वहीं होता है जहाँ पार्टिकल बिल्कुल पास पास होते हैं। तो यहाँ पर कंडक्शन गैसेज में नहीं होगा, और ये कह रहा है गैसेज में होता है, तो इसीलिए यही बात यहाँ पर गलत है, और यही हमारा आंसर है। हीट कैन बी ट्रांसफर थ्रू मोर देन वन मोड साइमल्टेनियसली, बिल्कुल ऊष्मा का स्थानांतरण एक से अधिक माध्यमों में एक साथ हो सकता है। जैसे आप पैन को गर्म करते हैं तो उसमें कन्वेक्शन भी हो रहा है, कि पार्टिकल ऊपर उठ रहे हैं और जो है नीचे वाले पार्टिकल, ऊपर वाले पार्टिकल नीचे आ रहे हैं। और साथ में आपने देखा होगा ये जो मेटल का कंटेनर है, ये भी धीरे धीरे क्या होता है, ऊपर तक गर्म होना शुरू कर देता है। तो इसमें एक साथ कंडक्शन भी हो रहा है, कन्वेक्शन भी हो रहा है, हम दोनों चीज़ हो रही हैं। और साथ में आप देखेंगे दूर तक कभी कभी हमें ऊष्मा महसूस भी होती है, तो वहाँ पर रेडिएशन भी हो जाता है, उसमें माध्यम की ज़रूरत नहीं है, फिर भी वो वहाँ तक पहुँच गया। तो हमें एक ही साथ कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन, सारे मेथड जो हैं एक ही साथ देखने को मिल सकते हैं, ये बात भी सही है। तो थर्ड ऑप्शन ही मेरा यहाँ पर गलत है। नेक्स्ट और 20th क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन बच्चों को था कि टेम्परेचर कैसे बताएंगे। सारे क्वेश्चन एक साथ देख लेते हैं, और पूरे 99% चांसेस है इस तरह का क्वेश्चन आपके एग्जाम में अब नहीं आएगा जब ऑफलाइन वाला पेपर होगा। 9 जनवरी 2023 में ये क्वेश्चन बना था। देखिए ये वेदर से रिलेटेड क्वेश्चन है, लेकिन मैंने इसको टेम्परेचर वाले चैप्टर में डाल दिया, ताकि ये क्वेश्चन आपको अपनी समझ के हिसाब से करना है। यहाँ पर ये आपको मिनिमम और मैक्सिमम टेम्परेचर जो है वो कुछ महीनों के देंगे, और उसके आधार पर आपको बताना है कि किस सिटी की, किस शहर की ये बात कर रहे हैं। तो मैं आपको समझा देती हूँ। जो साउथ वाले रीजन होते हैं, जैसे आपका तमिलनाडु, चेन्नई, केरला है ना, कन्याकुमारी हो गए, ये सब साउथ वाले स्टेट हैं, और ये उन्हीं के रीजन हैं। तो यहाँ पर जो टेम्परेचर होते हैं, आपको याद रखना होगा, यहाँ पर टेम्परेचर हमेशा ही एक जैसा रहता है। जैसे जनवरी फरवरी में मिनिमम 20, 22, 23 और मैक्सिमम 25, इस तरह से ही चलता रहता है। जुलाई अगस्त में मैक्सिमम 25, 30 तक पहुंच जाता है, मतलब ये रेंज वहाँ पर चलती रहती है। तो जब भी साउथ वाले रीजन आएंगे तो याद रखेंगे वहाँ पर मिनिमम और मैक्सिमम टेम्परेचर में बहुत कम अंतर होगा। जैसे यहाँ पर लिखा होता है 20.6, 20.6 या 20 पॉइंट, मतलब कुछ ऐसे लिखा होता, तब यहाँ पर कोई साउथ का रीजन होता। लेकिन जब टेम्परेचर में मिनिमम और मैक्सिमम में ज़्यादा डिफरेंस है तो वो साउथ का रीज़न नहीं होगा, ये बात आपको याद रखनी होगी। तो यहाँ से साउथ का स्टेट हमें हटाना है। चेन्नई जो है वो साउथ में आती है, तो यहाँ से ये हट गया। सेम ऐसे कोची भी साउथ में आती है, तो यहाँ से ये भी हट गया। अब हम
कन्फ्यूजन होगा जोधपुर और शिमला में कि ये किस सिटी की बात हो रही है। तो आप अपना खुद लॉजिक लगाइए। जनवरी में अगर आप शिमला में जाते हैं तो वहाँ पर माइनस में भी इवन 1 to 2 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर जो है वो आपको शिमला में देखने को मिलता है। जबकि यहाँ पर लिखा है कि जो जनवरी का समय है यहाँ पर मैक्सिमम टेम्परेचर, अधिकतम तापमान इतना है और न्यूनतम तापमान इतना है, तो ये शिमला तो नहीं हो सकता। तो बेसिकली यहाँ पर किसकी बात हो रही है? जोधपुर की बात हो रही है, जो कि आपका नॉर्थ की तरफ का, नॉर्थ वेस्ट की तरफ का रीजन है, जो कि राजस्थान में है जोधपुर। तो वहाँ पर जो है जनवरी के टाइम में मिनिमम टेम्परेचर इतना हो सकता है, मैक्सिमम इतना। और देखिए मई के टाइम में 40 डिग्री तक टेम्परेचर आ गया। ये देखिए पुराने डेटा के आधार पर क्वेश्चन बने हैं। अब के डेटा में तो टेम्परेचर बहुत हाई रहने लगा है, अब तो 50 डिग्री तक भी पहुँच जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर 40 और 27 डिग्री मिनिमम रहा होगा, 40 मैक्सिमम। तो यहाँ पर ये बात हो रही है किस सिटी की? जोधपुर की बात यहाँ पर हो रही है। अब देखिए एक ऐसा क्वेश्चन और बना, मैंने सारे क्वेश्चन एक साथ दे दिए ताकि कोई डाउट ना रहे। अब देखिए इसमें भी यही पूछ रहा है कि आपको सिटी पहचाननी है, कौन सी सिटी की यहाँ पर बात हो रही है। अब देखिए इस सिटी में मिनिमम टेम्परेचर, अब जब टेम्परेचर का डिफरेंस बहुत ज़्यादा होगा तो याद रखेंगे वो साउथ का रीजन नहीं होगा। और जब साउथ का रीजन नहीं होगा, चेन्नई यहाँ से हट गया, कोची यहाँ से हट गया, क्योंकि ये साउथ में आते हैं। ये आपके साउथ के जो रीजन होते हैं वो हमें दक्षिण के जो रीजन होते हैं ये वो होते हैं, तो ये दोनों हट गए यहाँ पर। अब ऑप्शन में क्या होगा? शिमला और करनाल। सेम वही फिर से, शिमला में मिनिमम टेम्परेचर 7.5 डिग्री नहीं होता जनवरी में, वो तो 1 डिग्री 2 डिग्री या माइनस तक में भी चला जाता है। तो शिमला भी यहाँ से हट गया। अब यहाँ पर किसकी बात हो रही है? करनाल की बात हो रही है। और ये करनाल कहाँ आता है? ये आपका हरियाणा में आता है। कहाँ आता है? हरियाणा में आता है। और ये ऊपर वाला रीजन है, तो ऊपर वाले रीजन में मई जून के समय काफ़ी गर्मी होती है, 40, 38, 37, है ना, देख रहे हैं। और मिनिमम 24 इतना डिग्री टेम्परेचर हमें देखने को मिलता है। और ह्यूमिडिटी का जो लेवल होता है वो जुलाई में देखिए काफ़ी ज़्यादा हो गया, लेकिन इस समय जो है वो इतना ह्यूमिडिटी नहीं होती। आपने देखा होगा हमारे वाले एरिया जो होते हैं ये यहाँ यूपी वगैरह में जुलाई में ह्यूमिडिटी आती है, मानसून जो है वो जुलाई में आता है, वहाँ पर ह्यूमिडिटी बढ़ती चली जाती है जैसे जैसे बारिश के दिन आते चले जाते हैं। तो यहाँ पर 3 ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन सही है, करनाल। अब देखिए सेम ऐसी एक और क्वेश्चन है, इसमें सिटी पूछा। अब देखिए मिनिमम टेम्परेचर जनवरी में माइनस तक में चला गया। अब माइनस तक में चला गया तो सीधी सी बात है यहाँ बात किसकी हो रही है? शिमला की हो रही है। तो इस तरह से आपको पहचानना होगा। मैक्सिमम इतना हो गया, फरवरी में 0 डिग्री तक रहता है, तो ये जो कम टेम्परेचर है ये शिमला में देखने को मिलता है। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है वो मेरा यहाँ पर आंसर है। अब देखिए एक क्वेश्चन और है, ये चार शिफ्टों में चार बार क्वेश्चन बना बस ये। अब देखिए यहाँ पर पहचानिए। अब देखिए यहाँ पर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। मिनिमम टेम्परेचर जनवरी में 23 डिग्री और मैक्सिमम 30 डिग्री तक है, और ऐसे ही चल रहा है। जून तक आते आते भी टेम्परेचर 30 ही है और मिनिमम इतना है, बस इतना ही अंतर आता है टेम्परेचर में। तो जब इस तरह के टेम्परेचर की बात होगी तो याद रखेंगे वो साउथ के रीजन की बात कर रहा है, जो दक्षिण के रीजन होते हैं। तो बीकानेर तो आपका नॉर्थ में आ गया ऊपर, शिमला भी ऊपर चला गया और न्यू दिल्ली भी ऊपर आ गया। तो कन्याकुमारी, ये जो कन्याकुमारी है ये साउथ का रीजन है और यहाँ के टेम्परेचर की बेसिकली यहाँ पर बात हो रही है। एक और क्वेश्चन देखते हैं, देखिए ये जो बना था। अब यहाँ पर भी बताना है, बताइए किस सिटी की बात हो रही है चार्ट को देखकर। देखिए यहाँ पर आपको ये तो क्लियर हो गया कि मिनिमम टेम्परेचर जनवरी में कितना है? 7.5 डिग्री। तो यहाँ पर शिमला तो होगा नहीं, तो शिमला हो गया यहाँ से बाहर। बीकानेर के लिए यहाँ पर मई जून के टाइम में यहाँ पर बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर हो जाता है, क्योंकि आपका राजस्थान वाला एरिया है, तो यहाँ पर टेम्परेचर बहुत हाई हो जाता है, 40+ डिग्री जो है वो चला जाता है। तो यहाँ पर जो है ये भी हट जाएगा आपका। कौन सा हट जाएगा? मई जून, मतलब बीकानेर भी यहाँ से हट गया। चेन्नई तो होगा नहीं क्योंकि वो साउथ में आता है, दक्षिण वाला ही रीजन है, और दक्षिण के समय में मिनिमम टेम्परेचर भी 25-26 डिग्री जो है वो देखने को मिलता है, और मैक्सिमम 30 डिग्री तक भी जो है वो चला जाता है। जनवरी के समय भी वहाँ ठंड नहीं होती। ठीक है, तो यहाँ पर किसकी बात हो रही है? यहाँ पर न्यू दिल्ली की जो है वो बात हो रही है। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है वो मेरा आंसर है। इस लॉजिक से आप इन क्वेश्चनों को क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। अगर ये आ जाता है, वैसे 99% चांस है ये क्वेश्चन अब आपका नहीं आएगा, क्योंकि एक ही दिन में पेपर होना है, और जब एक ही दिन में पेपर होना है तो बहुत ही हिसाब से पेपर बनाया जाएगा। इस तरह के क्वेश्चन जो है वहाँ पर देखने को नहीं मिलेंगे, क्योंकि जब बहुत सारी शिफ्ट्स होती हैं वहाँ पर इनको क्वेश्चन जो है बहुत अलग अलग तरह के रखने होते हैं। तो जो दिमाग में जहाँ से क्वेश्चन मिलते हैं बस वहाँ से क्वेश्चन उठा के क्या कर देते हैं, फिर ये रख देते हैं। ये नहीं देखते वो हल्का है, भारी है, या बच्चे उसको कर पाएंगे या नहीं। अब देखिए अगर आपको सीटेट एनसीईआरटी के पूरे नोट्स चाहिए, बायलिंगुअल प्रीवियस ईयर सारे चाहिए, तो उसके रिगार्डिंग आपको 120 रुपीज़ की पेमेंट करनी है। ये मेरी UPI ID है, और पेमेंट कैसे करनी है उसके रिगार्डिंग आप मेरी मेल ID या व्हाट्सएप पर मेरे को मैसेज कर सकते हैं। 120 रुपीज़ की पेमेंट करेंगे और आपको जो नोट्स हैं और सारे प्रीवियस ईयर मिल जाएंगे। ये मौका अच्छा है, अच्छे से पढ़ लीजिए डिटेल में चीज़ों को। ऑफलाइन पेपर है, एक अच्छा स्कोर आप साइंस में जो है आप कर सकते हैं। सब चीज़ें आप अच्छे से करेंगे तो 25+ स्कोर आप साइंस में करके ले जाएंगे, क्योंकि पिछली बार जब ऑनलाइन में बच्चे 27 नंबर
नंबर ला सकते हैं, 28 नंबर ला सकते हैं मैम से पढ़ के, तो 25-26 ऑफलाइन में लाना बहुत ही ईजी है। अब देखिए 21 क्वेश्चन देखते हैं जो 10 जनवरी 2023 में बना। विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट रीजन फॉर वाटर नॉट बीइंग यूज्ड एज अ थर्मामीट्रिक लिक्विड। जल को एक तापनीय द्रव प्रयुक्त ना करने के लिए कौन से कारण सही हैं, ये हमको बताने हैं। आपने देखा होगा थर्मामीटर में क्या होता है, मरकरी होता है, ठीक है। मरकरी क्या होता है, गर्म करने पर फैलती है, वो है ना, थोड़ा सा फैलेगी, तो इसकी वजह से क्या होता है, वो टेम्परेचर हमें दिख जाता है कि वो कितने आगे तक बढ़ी, तो उसी हिसाब से हम बता देते हैं कि इतना बुखार वहाँ पर हो रहा है। और वो ट्रांसपेरेंट नहीं होती, इस वजह से वो इजीली उसमें दिख भी जाती है। तो हम वहाँ पर मरकरी का प्रयोग करते हैं। पानी का प्रयोग क्यों नहीं करते, क्योंकि एक तो वो ट्रांसपेरेंट होता है, पारदर्शी होने की वजह से हमें पता ही नहीं चल पाएगा वो कहाँ तक पहुँचा। उसके बाद इट हैज़ अ हायर फ्रीजिंग पॉइंट एंड लोअर बॉइलिंग पॉइंट। पानी का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो काफ़ी कम होता है, 100 डिग्री पर ही बॉयल करने लगता है। अब मेरी बॉडी का टेम्परेचर 100 डिग्री होगा तो थर्मामीटर का जो पानी है वो पानी की जगह भाप बन जाएगा और वहाँ पर मुझे टेम्परेचर दिखेगा ही नहीं। तो ए और सी पॉइंट जो है वो मेरे यहाँ पर पूरी तरह से सही है। इट मीन्स ऑप्शन नंबर सेकेंड जो है वो मेरा यहाँ पर आंसर हो जाएगा। इसी वजह से हम इन्हें थर्मामीटर में प्रयोग नहीं करते। ये क्वेश्चन थर्मामीटर वाले काफ़ी बने हैं, तो ये ध्यान भी रखिएगा, और मैंने सारी चीज़ें अच्छे से बता भी दी हैं। निम्न में से कौन सा थर्मामीटर तापमापी उबलते जल का तापमान मापने के लिए प्रयुक्त किया जाएगा। बॉइलिंग वाटर को मापने के लिए हम कौन से थर्मामीटर का प्रयोग करेंगे, हम यहाँ पर क्लिनिकल का यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि उसकी रेंज तो 35 से 42 डिग्री है, और बॉइलिंग वाटर का जो रेंज पानी जो उबलता है वो 100 डिग्री पर उबलता है। तो यहाँ पर हम जो प्रयोग करेंगे वो प्रयोगशाली तापमापी का प्रयोग करेंगे। क्यों, क्योंकि उसकी रेंज -10 से कितनी है, 110 डिग्री जो है 110 डिग्री है, तो 100 डिग्री वो वहाँ पर मेज़र कर लेगा। तो ऑप्शन नंबर बी, मतलब बी यहाँ पर सही है, ओनली बी। ऑप्शन नंबर 3 मेरा यहाँ पर सही हो जाएगा। अधिकतम न्यूनतम तापमान यहाँ पर कुछ नहीं होगा, तो बी हम इसका प्रयोग करेंगे, तो ऑप्शन नंबर 3 मेरा यहाँ पर आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो 12 जनवरी 2023 में बना। देखिए फिर वही वाला क्वेश्चन बन गया। 2 glasses contain exactly the same volume of water एंड बोथ आर एट टेम्परेचर 35 डिग्री। 2 गिलास हैं, समान आयतन के हैं, मतलब समान उनका सरफेस एरिया है, ठीक है, और दोनों का टेम्परेचर कितना है, 35 डिग्री सेल्सियस है। ये हमको क्वेश्चन में दिया। बोथ दीज ग्लासेस आर एम्प्टीड। अब इनको एम्प्टी कर लिया गया और एक बड़े से ग्लास में क्या करा, ये सारा पानी जो है यहाँ पर डाल दिया गया। तो हमें बताना है टेम्परेचर में क्या फ़र्क आएगा। व्हाट कैन यू से अबाउट द टेम्परेचर ऑफ वाटर इन द जार इमीडिएटली आफ्टर द ट्रांसफर। मैंने बताया था टेम्परेचर में कोई फ़र्क नहीं आता। तो यहाँ पर टेम्परेचर अब भी, जो ये बड़े बीकर में पानी चला गया, तो अब भी यहाँ पर टेम्परेचर कितना रहेगा, 35 डिग्री ही रहेगा। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है वो मेरा यहाँ पर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 24 जो 18 जनवरी 2023 में बना। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग ट्रांसफर ऑफ हीट थ्रू द प्रोसेस ऑफ कन्वेक्शन। ये जो कन्वेक्शन संवाहन है, यहाँ से क्वेश्चन बनने का बहुत ज़्यादा चांसेस है। ये 3 मेथड होते हैं, संवाहन, चालन और आपका विकिरण। इंग्लिश में बोलें तो कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, तो इनको अच्छे से देख लीजिएगा। तापमापी वालों से क्वेश्चन बन सकता है, टेम्परेचर वाले वो जो थर्मामीटर है वहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग ट्रांसफर की एनसीईआरटी में हमारे ये क्लियरली दे रखे हैं, इसीलिए यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। संवहन के प्रक्रम में उष्मा के स्थानांतरण के संदर्भ में कौन सा कथन सही है, ये हमको बताना है। देखिए जो कन्वेक्शन होता है, पहली बात तो ये सॉलिड में नहीं होता। इट कैन टेक प्लेस ओनली इन गैसेज, नहीं है, फ्लूइड में भी तो होता है, द्रव में भी होता है, लिक्विड में भी होता है, तो ये स्टेटमेंट तो ट्रू नहीं है, ये केवल गैसों में होता है। हीट फ्लोज इन अपवर्ड डायरेक्शन ओनली, नहीं, हीट तो जो है सब दिशा में जाती है, इधर भी जाएगी, इधर भी जाएगी। जहाँ जहाँ पार्टिकल है वो ऊपर उठ जाएंगे और वहाँ से जो है इधर वाले पार्टिकल नीचे आ जाएंगे। तो हीट जो है, हीट वो है सब तरफ फ्लो करेगी, इसमें सब डायरेक्शन में जाएगी, ऊपर इधर इधर इधर। तो ये नहीं कहेंगे खाली अपवर्ड ही जाती है, ऊपर की तरफ ही जाती है। साइड वाले जो पार्टिकल हैं उनमें भी जाती है। जब आप बॉन फायर वगैरह होता है ना, आग जलाकर बैठते हैं, तो ऐसा थोड़ी होता है ऊपर तक ही पार्टिकल गर्म होते हैं, इधर आप हाथ लगाएंगे तब भी आपको गर्मी महसूस होगी, ठीक है। तो हीट जो होती है वो अपवर्ड डायरेक्शन ओनली में फ्लो नहीं करती, वो इधर उधर भी जाएगी। फिजिकल कांटेक्ट इज नॉट एसेंशियल, ये बात यहाँ पर सही है। भौतिक संपर्क की आवश्यकता नहीं होती इसमें, कन्वेक्शन में। कन्वेक्शन में तो क्या होता है, पार्टिकल यहाँ से देखिए, हीट यहाँ पे पार्टिकल हल्के हुए तो वो ऊपर चले गए, ऊपर के पार्टिकल जंप करके नीचे आ गए, तो दोनों का फिजिकल कांटेक्ट नहीं हुआ। तो फिजिकल कांटेक्ट, भौतिक संपर्क की आवश्यकता नहीं होती कन्वेक्शन में। तो सी यहाँ पर सही हो जाएगा, सी यहाँ पर सही होगा। इट मीन्स ओनली सी वाला आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सेकेंड। हीट इज ट्रांसफर बाय वाइब्रेटरी मोशन ऑफ पार्टिकल, ये कंडक्शन में होता है। किस में होता है,
होता है, ये संवाहन में होता है, जहाँ पर पास पास पार्टिकल होते हैं, जो कंपनीय गति होती है उससे क्या होता है, हीट का ट्रांसफर होता है, वो कंडक्शन में होता है, संवाहन में होता है, ना कि कन्वेक्शन में। तो यहाँ पर जो पॉइंट सही है वो ओनली सी ही सही होगा, ऑप्शन सेकंड मेरा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका 19 जनवरी 2023 में बना, फिर से इसी तरह का क्वेश्चन बन गया। टेम्परेचर ऑफ वाटर इन अ लार्ज कंटेनर, एक बड़ा कंटेनर है जिसमें पानी का टेम्परेचर कितना है, 50 डिग्री सेल्सियस है। अब अनीता क्या करती है, इस पानी को 2 बीकरों में डाल देती है। एक बीकर कितने का है, 250 ml का है, और एक बीकर कितने का है, 750 ml का है। तो 2 बीकरों में इसने क्या करा, पानी को डाल दिया। तो विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट, ये हमको बताना है। देखिए टेम्परेचर में कोई फर्क नहीं है, आप उसको कहीं भी भेजो, कहीं भी ट्रांसफर करो, द टेम्परेचर ऑफ वाटर ए एंड बी विल बी द सेम, ये तो सही होगा। लेकिन जो हीट है उसमें फर्क आ जाएगा। जो बीकर छोटा है क्योंकि उसका एरिया कम है, सरफेस एरिया कम है, तो वहाँ पर हीट भी कम होगी, और जो एरिया ज़्यादा है, जहाँ पर सरफेस एरिया ज़्यादा है, वहाँ पर अमाउंट ऑफ हीट भी ज़्यादा होगी। तो अमाउंट ऑफ हीट जो है वो बीकर 2 में ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि वो 750 ml का है, जबकि ये 250 ml का ही है। तो अमाउंट ऑफ हीट इन वाटर अमाउंट ऑफ हीट इन वाटर ए इज़ लेस देन बी। बिल्कुल, ए जो है क्योंकि वो 250 ml का है, तो वहाँ पर अमाउंट ऑफ हीट जो है एज़ कम्पेयर टू बी के में देखा जाए तो वो कम होगी। तो ए और डी मेरे यहाँ पर सही होंगे। इट मीन्स ऑप्शन नंबर सेकंड जो है वो मेरा आंसर होगा। याद रखेंगे टेम्परेचर में फ़र्क नहीं आता, हीट में फ़र्क आ जाता है, वो सरफेस एरिया पर डिपेंड कर जाती है। जहाँ एरिया ज़्यादा होगा वहाँ हीट जो है ज़्यादा होगी, अमाउंट ऑफ हीट ज़्यादा होगी, और जहाँ एरिया कम होगा वहाँ अमाउंट ऑफ हीट, जो जहाँ सरफेस एरिया कम होगा वहाँ अमाउंट ऑफ हीट कम होगी। सेम ऐसे हिंदी में भी लिखा है, तो ऑप्शन नंबर सेकंड जो है वो मेरा यहाँ पर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 जो 20 जनवरी 2023 में बना। लीस्ट काउंट जो क्लिनिकल थर्मामीटर है, डॉक्टरी थर्मामीटर है, उनका क्या होता है, लेबोरेटरी थर्मामीटर जो प्रयोगशाला थर्मामीटर है, उनका जो न्यूनतम गणना होती है वो कितनी होती है, वो हमें यहाँ पर बतानी है। आपने देखा होगा क्लिनिकल थर्मामीटर की रेंज बहुत कम होती है, 35 से 42 डिग्री होती है। तो उसमें 1 सेल्सियस से दूसरे सेल्सियस तक जाने के लिए उनके 5 डिवीजन जो हैं वो तोड़े जाते हैं। जैसे मैंने बताया था 101 से 102 जाने में, तो उसको 101.2, 101, तो सबसे पहले क्या आया 2, मतलब 0.2 जो है वो इसमें लीस्ट काउंट होगा। तो यहाँ पर जो क्लिनिकल थर्मामीटर है उसके लिए 0.2 डिग्री सेल्सियस जो है वो लीस्ट काउंट होता है। लेबोरेटरी थर्मामीटर में क्या होता है, -10 से 110 तक जाना है, तो -10 के बाद 0 आता है, फिर 10 आता है, 10 से 20, इसमें कुछ इस तरह से, क्योंकि बहुत सारे हैं तो लंबा थर्मामीटर चाहिए, तो इस तरह से छोटे छोटे डिवीजन ना करके 10 के बाद 20, 20 के बाद 30, 40, फिर 50, इस तरह से इसमें होता है। अब सपोज 10 से 20 है, तो 10 से 20 के बीच में कितने डिवीजन हुए, 10 डिवीजन हुए, तो 10.1, 10.2, 10.3, तो इसमें 1 मतलब 0.2 नहीं, इसमें 1 डिग्री का गैप आ रहा है। 10.1 उसमें 0.2 इस तरह से आ रहा था, तो इसमें जो लीस्ट काउंट होगा वो 1 डिग्री सेल्सियस होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 जो है वो मेरा यहाँ पर आंसर हो जाएगा। बेसिकली आप ये याद ही रख लीजिएगा, क्लिनिकल थर्मामीटर में लीस्ट काउंट 0.2, और जो लेबोरेटरी थर्मामीटर होते हैं उसमें जो लीस्ट पॉइंट होता है वो 1 डिग्री होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो 20 जनवरी में ही बना कि हम जाड़ों में जो ऊनी वस्त्र पहनते हैं वो हमें गर्म रखते हैं, उसके पीछे का कारण क्या है। देखिए, वो वूल जो होती है वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट नहीं होती, ऊन जो होती है उष्मा का सुचालक नहीं होती, वो अपने अंदर से हीट को ट्रांसफर नहीं होने देती, उसको रोक कर रखती है। इसी वजह से तो क्या होता है, हमारी बॉडी का जो हीट है वो बाहर नहीं जा पाती, क्योंकि हीट हाई टेम्परेचर से लो में जाती है तो वो नहीं जा पाती, उसको रोकने का काम करती है। तो ये गुड कंडक्टर ऑफ हीट नहीं होती, तो ए तो हो गया यहाँ से बाहर, और जब ए बाहर हो गया तो ये दोनों ऑप्शन हो गए मेरे यहाँ से बाहर। बी क्या कहता है, एयर इज ट्रैप्ड इन बिटवीन द वूल फाइबर विच कीप अस वार्म। बिल्कुल, जो ऊनी रेशों के मध्य जो वायु फंस जाती है वो हमें गर्म रखती है। क्यों, क्योंकि वो इंसुलेटर का काम कर रही है, प्रोटेक्टर का काम कर रही है, जो हमारी बॉडी के अंदर से जो हीट ट्रांसफर हो रही है उसको रोकने में मदद कर रही है। सी पॉइंट में और इसको डिटेल में एक्सप्लेन किया गया है बी को ही, कि ट्रैप्ड एयर जो हमारी वूलन क्लॉथ में, ऊनी वस्त्रों में जो फंसी वायु होती है वो हमारे शरीर के आसपास के ठंडे क्षेत्र में ऊष्मा के स्थानांतरण को रोकती है। प्रिवेंट द हीट ट्रांसफर फ्रॉम आवर बॉडी टू कोल्ड सराउंडिंग, जो हमारी बॉडी की हीट है उसको ट्रांसफर करने से रोकती है। तो ये बात भी यहाँ पर से बी और सी जो है यहाँ पर पूरी तरह से सही है। इट मीन्स ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर सही होगा। ट्रैप्ड एयर इन वूलन क्लॉथ डज नॉट अलाउ कोल्ड एयर टू गेट इनसाइड अस। ऊनी वस्त्रों में फंसी वायु ठंडी वायु को हमारे भीतर प्रवेश नहीं करने देती। देखिए, प्रवेश करती है, कर जाती है वो थोड़ा सा, लेकिन उसको रोकने का काम
वो करती है, ये काम उसका नहीं होता कि वो अंदर आने नहीं देती। ऐसा थोड़ी होता है कि ठंडी हवा आपको बिल्कुल ही नहीं लगती है। जो ट्रैप्ड एयर होती है वुलन क्लॉथ में, वो कोल्ड एयर को आने ही नहीं देती, वो आ जाती है, लेकिन हमारी बॉडी की जो हीट है उसको नहीं जाने देती, उसको रोकने का काम वो करती है। तो बी और सी यहाँ पर सही होगा। ऑप्शन नंबर 1 जो है वो मेरा यहाँ पर आंसर होगा, क्योंकि जो एयर का ट्रांसफर होता है ना वो हाई टेम्परेचर से लो में होता है, तो हमारी बॉडी से जाएगी हीट, ना कि बाहर से हीट आएगी, तो उसको रोकने का काम कर रही है। तो बी और सी सही है। ऑप्शन नंबर 1 जो है वो मेरा यहाँ पर आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 25 जनवरी 2023 में बना। रेशमा इज बॉइलिंग वाटर इन अ मेटेलिक पैन। जो पैन वाला उदाहरण दिया था सेम उसी को लेकर क्वेश्चन बन गया। हीट इज ट्रांसफर इन मैनी वे, तो हमें बताना है जो इसमें ऊष्मा का स्थानांतरण हो रहा है अलग अलग तरीकों से, वो हमें करेक्ट उनका रिप्रेजेंटेशन करना है। सबसे पहले सिचुएशन में हीट जो है ट्रांसफ़र हुई है हैंडल में। आपने देखा होगा शुरू में हैंडल गर्म नहीं होता, बाद में हैंडल भी जो है गर्म होना शुरू हो जाता है। तो जो जब इस तरह से पार्टिकल टू पार्टिकल हीट ट्रांसफ़र हो रही है तो वो आपकी कंडक्शन होती है, वो आपकी संवाहन विधि होती है। तो यहाँ पर सबसे पहले कंडक्शन आएगा, जो कि कंडक्शन वाला ऑप्शन पहले में 3 में दे रखा है। तो ये तो आपका कंडक्शन हो गया। कौन सी विधि होगी? संवाहनी, सॉरी हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? चालन विधि। क्या बोलते हैं? चालन विधि यहाँ पर ये हो गई, क्योंकि सॉलिड टू सॉलिड पार्टिकल क्या कर रहे हैं, अपनी जो हीट है दूसरे पार्टिकल फिर तीसरी, इस तरह से वहाँ पर धीरे धीरे वो पीछे तक जाती जा रही है। सेकंड में क्या कह रहा है? हीट ट्रांसफर टू इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ वाटर इन द पैन ऑन द फ्लेम। जो टेम्परेचर बढ़ रहा है पानी का, उसमें क्या हो रहा है? पार्टिकल ऊपर जंप कर रहे हैं और नीचे आ रहे हैं, तो उसमें क्या हो रहा है? पूरा जो ओवरऑल है टेम्परेचर जो है वहाँ पर इंक्रीज हो रहा है। तो यहाँ पर कन्वेक्शन होगा। यहाँ पर क्या होगा? कन्वेक्शन होगा, संवाहन होगा। हीट ट्रांसफर टू एयर नियर द पैन, जो पैन के आसपास की एयर है वहाँ पर भी हीट ट्रांसफर होगी, मतलब कोई मीडियम की जरूरत भी नहीं तब भी हीट वहाँ चली गई, तो वो होगा आपका रेडिएशन। तो ऑप्शन नंबर 1 ही यहाँ पर सही हो जाएगा। पहले जो यहाँ पर बात हो रही है वो चालन है, दूसरा क्या है? संवाहन है, और तीसरा क्या है? विकिरण है, कि पात के जो पात्र है उसके निकट की जो वायु है उस पर भी ऊष्मा जो है स्थानांतरण हो रही है, तो वो आपका विकिरण हो जाएगा। ज्वाला पर रखे पात्र को जल का तापमान बढ़ने में ऊष्मा जो स्थानांतरण हो रही है, जल का तापमान जो बढ़ने में ऊष्मा स्थानांतरण हो रही है, वो जंप जो हो रहा है पार्टिकल का, वो संवाहन की वजह से हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है वो मेरा यहाँ पर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 29 जो आपका 1 फरवरी 2023 में बना। विच मटेरियल वुड यू चूज टू रैप अ बॉक्स ऑफ आइसक्रीम टू प्रिवेंट इट फ्रॉम मेल्टिंग इन समर एट 30 डिग्री सेल्सियस एंड इन विंटर एट 3 डिग्री सेल्सियस। तो आप किसका प्रयोग करेंगे यहाँ पर? सीधी सी बात है, वुलन जो क्लोथ होते हैं वो प्रिवेंट करते हैं, प्रोटेक्टर की तरह काम करते हैं वहाँ पर, तो हम दोनों ही केस में ब्लैंकेट का यूज़ करेंगे। जैसे आपने देखा होगा हमारे यहाँ पर जो हमारे गाँव में बोरी वगैरह यूज़ करते थे, क्योंकि वो वहाँ पर क्या करते हैं, वो एयर को ट्रैप कर लेती हैं, और वो बाहर की हीट जो है, जब ट्रांसफ़र ऑफ हीट होगा बाहर की हीट अंदर आएगी और वो उसको पिघालने की कोशिश करेगी, तो वो उसको रोकने का वहाँ पर काम करेंगी। ठीक है, तो ब्लैंकेट हम यहाँ पर बहुत केस में जो है वो यूज़ करेंगे। और इस केस में क्या होगा, जो अंदर की कोल्ड एयर है वो वहाँ पर क्या होगी? बाहर नहीं जाएगी। बाहर की अंदर आती है, लेकिन अंदर की बाहर जो है वो रोकने का काम बेसिकली ये करती है, तभी वहाँ पर वो ऑप्शन डी ऑप्शन सही नहीं था। तो ब्लैंकेट का ही हम यहाँ पर प्रयोग करेंगे। ऑप्शन नंबर 2 जो है वो मेरा यहाँ पर आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये प्रोटेक्टर की तरह काम करेगा। ठंडी हवा जो है वो यहाँ से जो ठंडी है, ठंडाक है, वो बाहर की तरफ नहीं होगी। बाहर ज़्यादा टेम्परेचर है तो हीट बाहर से अंदर की तरफ आएगी, तो अंदर की तरफ तो आ रही है लेकिन अंदर वाली बाहर नहीं जाएगी, उस अंदर वाली को रोकने का काम करता है जो हम ये वूलन क्लॉथ पहनते हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 ब्लैंकेट का हम यहाँ पर प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो 3 फरवरी 2023 में बना। सेम वही लैंड ब्रीज जो होती है ना, सी ब्रीज जो होती है, उसको थोड़ा सा ध्यान में रखकर ये क्वेश्चन है। एग्जॉस्ट फैन आर फिटेड ऑन द वॉल नियर द सीलिंग इन द किचन। रसोई की छत के निकट दीवार पर जो निर्वर्तांक होते हैं, पंखा जो होते हैं, वो आपने लगाए देखे होंगे। आपने देखा होगा एग्जॉस्ट फैन जो होते हैं वो किचन नीचे होती है, उसकी ऊपरी दीवार पर इनको लगाया जाता है। वो क्यों लगाया जाता है? क्योंकि नीचे की जो वार्म एयर होती है वो ऊपर उठ जाती है और बाहर चली जाती है, और बाहर जब उस जगह खाली हो जाती है उसको भरने के लिए बाहर से ठंडी हवा जो है वो अंदर की तरफ आ जाती है, तो इसलिए वो ऊपर की तरफ लगाए जाते हैं, क्योंकि हवा जो है गर्म होकर ऊपर उठती है, तो ऊपर उठती है तो ऊपर से निकल जाती है, तो इसलिए ऐसा होता है। तो ए तो यहाँ पर बिल्कुल सही है। तो हमसे पूछ रहा था कि 2 सिचुएशन हमें दी हैं, तो कौन सी इफेक्टिव है इन एक्सपेलिंग हीट फ्रॉम द किचन। रसोई से ऊष्मा को निकालने के लिए दोनों परिस्थिति में अधिक प्रभावी कौन है? एग्जॉस्ट फैन इज फिटेड नेक्स्ट टू द विंडो ऑफ द किचन। विंडो के जस्ट नेक्स्ट में ही लगा दें उसको एग्जॉस्ट फैन को, तब वहाँ वो इतना काम नहीं करेगा, क्योंकि ऊष्मा गर्म होकर ऊपर उठती है और वो ऊपर उठेगी तो ऊपर की तरफ से निकल जाएगी। तो बी यहाँ पर इफेक्टिव मेथड नहीं होगा, ए ही होगा। ए विल बी मोर इफेक्टिव। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है वो मेरा
तो इस तरह से हमने ये सारे क्वेश्चन अपने देखे और मुझे लगता है काफ़ी हद तक आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी। बहुत ज़्यादा मन में कन्फ्यूजन ना रखें कि हीट टेम्परेचर जो है उससे बहुत टफ क्वेश्चन बनेगा। आपको बेसिकली कंडक्शन, कन्वेक्शन, संवहन, लैंड ब्रीज, सी ब्रीज क्या है, जो थर्मामीटर वाले हैं वो सारी चीज़ें याद रखें। और जो मैंने आपको बताया कि टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं आता, हीट में चेंज आता है, तो ये कुछ बेसिक बेसिक पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने हैं यहाँ से। ये क्लास से बस जो मैंने समझाया उतना ही याद रखें। आपका जो क्वेश्चन बनेगा आप इजीली उसको करके ले जाएंगे। वीडियो अच्छा लगता है लाइक करें, शेयर करें और चैनल से बने रहें।